भारत के किसान खेती के नए नए तरीकों की तरफ आकर्षित हो रहे हैं और बायोफ्लॉक फिश फार्मिंग उसी कड़ी में एक इनोवेटिव यानी कि एक नया कदम है। उसी सिलसिले में आज हम आप पहुंचे हैं धमदा ब्लॉक के पथरिया डोमा गांव में, जहां 15,000 तिलापिया मछलियों द्वारा एक न्यू ब्लू रिवॉल्यूशन नीली क्रांति गढ़ी जा रही है। आइए हम बात करते हैं स्वीटी जी से, जो यहाँ की सुपरवाइज़र हैं। हेलो स्वीटी जी। नमस्ते। आप अपने बारे में दर्शकों को कुछ बताइए। जी नमस्कार, मेरा नाम है कुमारी स्वीटी सिंह। मैं मत्स्य निरीक्षक हूँ यहाँ मछली पालन विभाग में। आपको स्वीटी जी ये सेटअप करने का प्रेरणा स्रोत कहाँ से मिली? गांव के लोगों को ज़्यादा रोजगार मिले और वो अपने आप में स्वावलंबी बने, तो इसके लिए बायोफ्लॉक हमें बेस्ट लगा, क्योंकि इसमें जगह तो कम होती है, यील्ड बहुत ज़्यादा होता है। जब आप ये बायोफ्लॉक फार्म सिस्टम सेट कर रहे थे, तो स्टार्ट करने के लिए आपने मछलियाँ कहाँ से ली थी? कोलकाता से फ़िश लाके हमने उनको पहले फार्म में एक्लिमेटाइज़ किया। उसके बाद फार्म में एक्लिमेटाइजेशन के बाद में हमने यहाँ टैंक में उनको एक्लिमेटाइज़ किया। और उसके बाद में हमने उनको 60 टैंक में 15,000 मछलियाँ डाली है। जैसा कि आप बता रही थी कि दुर्ग ज़िले में पहली बार ऐसा कोई बायोफ्लॉक सिस्टम सेट हो रहा था, तो सेट करने के पहले आपको क्या क्या पॉइंटर्स ध्यान रखने पड़े थे? सबसे पहले तो यहाँ जो गोठान की मिट्टी होती है वो काली मिट्टी होती है। तो काली मिट्टी का एक नेचर होता है कि वो पैरों में चिपकती है। तो हमें जब हम सिस्टम ऑपरेट करेंगे तो मिट्टी जो है वो पैर में चिपकने से हमें थोड़ा प्रॉब्लम होता है। तो पहले हमें यहाँ लेवलिंग करनी पड़ी, मुर्ग की लेवलिंग। उसके बाद दूसरी प्रॉब्लम थी कि यहाँ जो पानी है उसका हार्डनेस और टीडीएस बहुत ज़्यादा था, तो वो हमने मेंटेन करने की कोशिश की है, कुछ दवाइयाँ या कुछ भी अपना इनपुट डाल के, तो वो अभी हमने मेंटेन कर लिया है। ये सब स्वीटी जी बहुत ही इनोवेटिव और मज़ेदार लग रहा है सुनने में, और मुझे लग रहा है आज के वीडियो के बाद हमारे दर्शकों को भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आइए चलते हैं। स्वीटी जी, आप हमारे दर्शकों को बताइए कि बायोफ्लॉक फिश फार्मिंग क्या होती है? बायोफ्लॉक फिश फार्मिंग एक्चुअली एक प्रोसेस है जिसमें जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन साइकिल को हमको मेंटेन करना होता है। इसका प्रिंसिपल ही है कि हमको नाइट्रोजन साइकिल मेंटेन करना है इस टैंक के अंदर। उसके लिए क्या होता है, जैसे हम मछलियाँ जो भी खाती हैं उसका 75% वो एक्सक्रीटा निकालती हैं। उस एक्सक्रीटा के वजह से क्या होता है कि टैंक में या फिर कोई भी सिस्टम में अमोनिया की क्वांटिटी बढ़ जाती है, और अमोनिया जो है वो मछलियों के लिए बहुत टॉक्सिक होता है। तो हमको उस अमोनिया टॉक्सिसिटी को हमको कम करना है, तो हमको नाइट्रोजन साइकिल मेंटेन करना पड़ेगा। अमोनिया से हमें बाद में उसको फिर से नाइट्रोजन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम एक प्रोसेस करते हैं जिसको फ्लॉकुलेशन बोलते हैं, या फिर नाइट्रोजन साइकिल बोल सकते हैं। नाइट्रोजन साइकिल का जो एंड प्रोडक्ट इस सिस्टम में होगा वो फ्लॉक होगा। तो क्या करते हैं कि हम पहले उसमें कुछ कार्बन का सोर्स डालते हैं जो कि जैगरी होती है, और नाइट्रोजन के सोर्स के रूप में हम अमोनिया यूज़ कर लेते हैं। उसको हम यूज़ करके प्रोबायोटिक डालते हैं। प्रोबायोटिक में होते हैं बैक्टीरिया, प्रोबायोटिक बैक्टीरिया, और कुछ हम ईस्ट डालते हैं। ईस्ट और बैक्टीरिया क्या करता है, उसको कन्वर्ट करता है अमोनिया को फिर से नाइट्रोजन में। और जो हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया, या उसको हम बोल सकते हैं कि जो बेनिफिशियल बैक्टीरिया, अच्छा वाला बैक्टीरिया है, वो उसको फिर से कन्वर्ट करेगा फ्लॉक में। उस फ्लॉक को फिर से मछली खाएगी। तो ऐसा एक साइकिल चलता है। फ्लॉक को फिर मछली खा के फिर उसको एक्सक्रीट करेगी, फिर अमोनिया बनेगा, फिर उससे नाइट्रोजन बनेगा, तो वो फ्लॉक बनता रहता है। फ्लॉक क्या होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का और माइक्रो न्यूट्रिएंट का एक मिक्सचर होता है। उस फ्लॉक को मछली खाएगी तो वो उसके लिए वो बहुत न्यूट्रिशियस होगा एज अ नेचुरल सोर्स ऑफ फूड, प्लस आर्टिफिशियल सोर्स के रूप में तो हम फीड उसको देते ही हैं। तो वो दोनों का जो वेस्ट है, वेस्ट का रिसाइकल करना इसका मेन पर्पस है। साथ में जो वाटर है, इसमें जो है जीरो वाटर एक्सचेंज सिस्टम चलता है। तो वाटर का जो फिल्ट्रेशन बोल सकते हैं या प्योरीफिकेशन बोल सकते हैं, वो बैक्टीरिया के माध्यम से वो भी होता रहता है। तो इसमें पानी भी कम लगता है और वेस्ट जो है वो फिर से फूड सोर्स के रूप में काम आता है। तो प्रोटीन भी मिल जाता है और वाटर भी साफ़ हो जाता है। तो ये एक अच्छा सिस्टम है कि अगर आपके पास कम स्पेस है, वाटर भी लिमिटेड है और आपको खाना भी बचाना है, तो ये तीनों चीज़ों के लिए सबसे अच्छा सिस्टम बायोफ्लॉक है। कोई भी किसान अगर बायोफ्लॉक फिश फार्मिंग स्टार्ट कर रहा है तो किस प्रजाति की मछलियाँ इस सिस्टम के लिए सूटेबल रहती हैं? चूँकि ये जो है टैंक सिस्टम है, तो टैंक में हम वही मछली को हमें कल्चर करना चाहिए जो थोड़ा एनवायरनमेंट का जो फ्लक्चुएशन होता है, टेम्परेचर है, पीएच है, ऑक्सीजन है, जो बर्दाश्त कर सके जो मछली। तो उसके लिए हम हार्डी फिश का सिलेक्शन करते हैं। आइदर वो एयर ब्रीदिंग भी हो सकती है, नॉन एयर ब्रीदिंग भी हो सकती है। तो अभी हम इसमें तिलापिया का कर रहे हैं। तिलापिया जो है वो नॉन एयर ब्रीदिंग फिश है। इसके साथ में हम इसमें पंगाशियस भी कर सकते हैं, एयर ब्रीदिंग फिश है, या फिर कोई अच्छा वैल्यू वाला फिश भी हम इसमें डाल सकते हैं। बस वो थोड़ा सा हार्डी नेचर का होना चाहिए, जो थोड़ा टेम्परेचर, पीएच का फ्लक्चुएशन बर्दाश्त कर सके।
जैसा कि आपने बताया स्वीटी जी कि दुर्ग ज़िले में पहली बार बायोफ्लॉक फ़िश फार्मिंग शुरू हो रही थी, तो ये बायोफ्लॉक सिस्टम सेट करने से पहले क्या क्या चीज़ें थी जो आपने की? जैसे मिट्टी का चयन होता है और टैंक की गहराई आपने डिसाइड की होगी, और मछलियाँ डालने से पहले टैंक की क्या कंडीशन होनी चाहिए सूटेबल? एक्चुअली पहले हमने गोठान का विज़िट किया, तो पहले तो बिजली और पानी की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए जहाँ पे भी आप बायोफ्लॉक पहले स्टार्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे पानी और बिजली दोनों की अवेलेबिलिटी थी, तो हमने पहले यही साइट चूज़ किया। सेकंड की पहले हम जब यहाँ पे आए थे तो मिट्टी जो है वो गीली थी, तो उसके वजह से वो पैरों में बहुत चिपक रही थी, तो उसको ऑपरेट करने में बहुत प्रॉब्लम होती, क्योंकि हमको इसको हार्वेस्ट करने के लिए या जो भी उसको संचालित करने के लिए जो बेस है वो थोड़ा अच्छा होना चाहिए, स्मूथ, जिसमें हम चल सकें। तो पहले हमको लेवलिंग करनी पड़ी मुरुम की। उसके बाद में हमने टैंक सेटअप किया, तो उसमें हमें कम से कम 2-3 महीने का टाइम लगा टैंक सेटअप करने के लिए। उसके बाद सेटअप करने के बाद में हमने वाटर इसमें लगभग 5-6 दिन के लिए पानी भर के देखा हमने कि क्या पानी का रहता है, तो थोड़ा पानी हार्ड था, तो हमने फिर उसमें कुछ चूना वगैरह यूज़ करके पानी को पहले तो ट्रीट करने का कोशिश किया। फिर उसके बाद में हमने फ़िश डालने के पहले हमने यहाँ पे कुछ मछलियाँ ला के डाली सबसे पहले, कि मछलियाँ जो है वो सर्वाइव कर पाएंगी या नहीं, या फिर वो एक्लेमेटाइज़ हो पाएंगी या नहीं। तो एक्लेमेटाइज़ प्रोसेस करने के लिए हमने उसको लगभग 15 दिन रखा, तो जितनी मरनी थी हमको समझ में आ गई कि ये अभी एडजस्ट हो जाएंगी, तो उसी टैंक में से फिर हमने डिवाइड किया सभी मिला के। और फिश हम कोलकाता से लेके आए थे और हमने उसको लगभग 15 दिन एक्लेमेटाइज़ किया था, उसके बाद हमने इसमें डाला है। तो पहले एक तो मिट्टी वाली बात कही आपने कि मिट्टी का चयन बहुत ज़रूरी है, और पानी का TDS लेवल की मछलियाँ सर्वाइव कर पा रही हैं, उसके बाद में ही आप एक ह्यूज क्वांटिटी में मछलियाँ लेकर आए। ये बायोफ्लॉक सिस्टम के कुछ एडवांटेजेस क्या हैं, कुछ बेनिफिटिंग पॉइंट्स किसान के लिए? सबसे बेस्ट तो ये है कि हम जो फीड डालते हैं, कोई भी फ़िश का कल्चर करने के टाइम जब हम फीड डालते हैं या जो हमारा इनपुट लगता है, सबसे ज़्यादा इनपुट लगता है फीड का। 60% जो आपका इनपुट कॉस्ट है वो डिपेंड करता है फीड के ऊपर, और फीड में ही उसका 60% इनपुट कॉस्ट होता है। तो फीड कॉस्ट को मिनिमाइज़ करने के लिए सबसे बेस्ट टेक्निक है ये बायोफ्लॉक करना, क्योंकि ये क्या करेगा कि जो वेस्ट हो रहा है फीड उसको फिर से रिसाइकल करेगा, फिर बायोफ्लॉक बनाएगा, तो मछली बायोफ्लॉक को भी खाएगी, फ्लॉक को भी खाएगी और फीड को भी खाएगी। तो फीड का जो कॉस्ट है ना वो कम करने के लिए सबसे बेस्ट है ये। दूसरा कि आप डेली इसमें इंस्पेक्शन कर सकते हो। अगर आप ऊपर से इसको देखेंगे, अगर आप दाना डालेंगे तो मछलियाँ खुद आके दाना खाएंगी, तो आपको पता चल जाएगा कि आपकी मछलियाँ स्वस्थ है कि नहीं है, बीमार तो नहीं है, तो डेली आप इंस्पेक्शन कर सकते हो। तीसरा कि वाटर जो है, अगर आपके पास बहुत ज़्यादा पानी नहीं है, जैसे तालाब में हमको बहुत पानी भरना पड़ता है, 5 फीट 6 फीट का हमको करना पड़ता है, इसकी हाइट सिर्फ 1.5 मीटर है, उसमें से भी आपको 1.2 मीटर ही इसको आपको भरना है, बाकी का आपको नहीं भरना है। तो पानी का जो है वो बार बार हम उसी पानी को रीयूज़ कर सकते हैं, ज़ीरो वाटर एक्सचेंज सिस्टम है ये। तो उसके लिए आपको बार बार पानी की क्वांटिटी भी नहीं वेस्ट करनी पड़ेगी, और कम पानी में भी आप इसको कल्चर कर सकते हो। प्लस टाइम भी इसमें कम लगेगा पॉन्ड कल्चर के अपेक्षा, और इसको मॉनिटरिंग करना भी बहुत ईजी है, क्योंकि तालाब में हमको नेटिंग करनी पड़ती है, फिर नेटिंग से हम साइड में लेके आते हो, तो इसमें आप डायरेक्ट देख सकते हो। और अगर पानी आपका गंदा हो जाता है तो आप इंस्टेड ऑफ कि कोई दवाई डालो या कुछ और डालो, आप सीधा आउटलेट से गंदा पानी बाहर निकाल लीजिए, फिर से उसमें पानी डाल लीजिए, तो उसमें से आपका वेस्ट भी निकल जाएगा जो गंदा, अगर सपोज़ कोई केस होता है तो। अदरवाइज इसमें पानी चेंज करने की ज़रूरत बहुत कम पड़ती है। जो फीड है मछलियों का वो भी आप यहीं पे बनाते हैं? नहीं, हम बाहर से लेके आते हैं, ग्रोवेल का फीड लाते हैं 1 mm का। तो मछलियाँ लाने तक और टंकी में डालने तक कितना टाइम लगता है? ये साइकिल कितनी लंबी होती है फ़िश की बायोफ्लॉक बनने तक? सबसे पहले तो हम इसमें इनोक्यूलम डालते हैं। पहले तो हम सारे टैंक में सबसे पहले पानी भर लेते हैं, उसके बाद हमको उसमें इनोक्यूलम डालना पड़ता है फ्लॉक बनाने के लिए। तो हम कार्बन और नाइट्रोजन दोनों सोर्स, जैसे मैंने पहले बताया, यूज़ करते हैं। तो पहले तो हम थोड़ा सा यूरिया लेंगे, जैगरी लेंगे कार्बन नाइट्रोजन सोर्स के रूप में, थोड़ा सा सॉल्ट, अगर आपका TDS लेवल ऊपर नीचे है तो सॉल्ट उसको मेंटेन कर लेगा, सॉल्ट ले लेंगे, और यीस्ट ले लेंगे, और प्रोबायोटिक और प्रोबायोटिक एक्टिवेटर 2 मिक्सचर लेके उसको हमको डालना है, ताकि हम उसमें बेनिफिशियल बैक्टीरिया ग्रो कर सकें। उसको हम लेंगे 150 ml एक टैंक के लिए। उसके बाद हम उसमें लगभग एरेशन डाल के उसको 5 से 6 दिन के लिए, 5 दिन के लिए छोड़ देंगे। जब उसमें वो डेवलप हो जाएगा, यीस्ट जब उसमें ग्रो कर देगा, फिर हम इसमें डालेंगे। तो इसमें डालने के बाद कम से कम हमें 7 दिन का टाइम लगता है फ्लॉक डेवलप करने के लिए। और एक बार फ्लॉक अगर डेवलप हो जाता है तो हम उसको चेक कर लेते हैं, एक इंस्ट्रूमेंट है हमारे पास। फ्लॉक डेवलप करने के बाद में ही हम उसमें फिश स्टॉक करते हैं। तो इस प्रोसेस में कम से कम मुझे लगता है 20 दिन का टाइम लग जाता है। मैम क्या आप बता पाएंगी कि टैंक सेटअप करने की क्या विधि है?
सबसे पहले तो ये जो टैंक आपको दिखने में आ रहा होगा, इसमें ये जो लगा हुआ है ये मैश, एक तरह से बोलते हैं वायर मैश है ये। इसको पहले हमको राउंड शेप में बनाना है। सबसे पहले हमको बेस बनाना है। बेस बनाने के बाद में हमको ये मैश बनाना है। इसके बाद ये तारपोलिन है, तारपोलिन को सेट करना है इसमें राउंड शेप में, और सेंटर पे ड्रेनेज भी सेट करना है आपको। ये सेटअप हो गया आपका। इसके साथ में आपका ये जो एरेटर लगा हुआ है, ये पाइप है एरेटर की, इसके अंदर 4 एरेटर लगते हैं। वो एरेटर को आपको एयर पंप से सेट करना पड़ेगा। तो इसमें सबसे मेन कंपोनेंट तो हमारा एरेटर ही है। अगर ऑक्सीजन का लेवल कम होगा तो मछली इमीडिएटली मर जाएगी। तो टैंक सेट करने के लिए पर ये 3 चीज़ें ज़रूरी होती है। थर्ड तो है कि ये अपना जो एरेटर है, एयर पंप से उसको कनेक्ट कर दीजिए और ये 4 एरेटर इसमें डाल दीजिए। ये आपका टैंक सेट हो गया। इसके बाद में आपको 1.2 मीटर इसमें पानी भरना है। उसके बाद में पानी भरने के बाद में आपको 3-4 दिन के लिए उसको छोड़ देना है। इन केस अगर कोई प्लास्टिक का कुछ उसमें स्मेल आ जाए, फिर उसको ड्रेन करके आप दूसरा पानी भरिए। पानी भरने के बाद में इनोक्यूलम आप जो बनाएंगे वो इनोक्यूलम को आप इसमें डाल दीजिए। 15 दिन तक हमको डेली वाटर चेक करना है फ्लॉक डेवलप करने के लिए। 7 दिन में फ्लॉक डेवलप हो जाता है और इमीडिएटली आप उसमें फिश डाल सकते हैं उसके बाद। स्वीटी जी, अगर कोई किसान अपने गांव में बायोफ्लॉक सिस्टम शुरू करना चाहता है, आप क्या 5 कोई ज़रूरी बातें बता सकती हैं जो वो ध्यान में रख सके? सबसे पहले तो उसके पास खुद का एक लैंड होना चाहिए। आइदर वो खुद का भी लैंड हो सकता है या फिर वो 10 साल के लिए अगर लीज पे लेता है कोई ज़मीन, वो भी वो कर सकता है। सेकंड कि उसका जो ज़मीन है वो नदी या नाले के पास नहीं होना चाहिए, और अगर पास है तो वो डुबान में नहीं आना चाहिए, मतलब बाढ़ के टाइम पे वो डूबना नहीं चाहिए। थर्ड कि उसकी ज़मीन पे बोर होना चाहिए, और फोर्थ कि उसके ज़मीन पे पंप होना चाहिए। 5 HP का पंप इसमें मस्ट है, वरना पानी भरने में बहुत प्रॉब्लम होती है। और एरेशन वगैरह के लिए जो भी हमें इंस्ट्रूमेंट वगैरह लगते हैं, अगर वो अफोर्ड कर सके तभी आप इसके लिए अप्लाई कीजिए, और बाकी तो आप सब्सिडी ले सकते हैं डिपार्टमेंट से। जैसे अपने सब्सिडी की बात कही अभी, राज्य से और या सेंटर से आपको किस तरह की सब्सिडी का लाभ प्राप्त हुआ है? मैं डिपार्टमेंट में इंस्पेक्टर हूँ, तो मैं सब्सिडी के बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ कि सब्सिडी अप्लाई करने के लिए फार्मर को अपना जो ज़मीन का डॉक्यूमेंट्स है, जैसे खसरा नक्शा, B1 P2 ये सब लेके, अपना आधार कार्ड, बैंक पासबुक है, ये सब डॉक्यूमेंट्स लेके आपको डिपार्टमेंट में अप्लाई करना होता है। उसके लिए आप जो आपके ब्लॉक में इंस्पेक्टर होंगे या फिशरीज़ के जो भी अधिकारी होंगे उनसे संपर्क कर सकते हैं। और इसमें सब्सिडी होती है 40% और 60%। टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट है 7.5 लाख का। उसमें से आपको 40% मिलेगा अगर आप OBC या जनरल हैं तो, और अगर आप ST SC या फीमेल वर्ग से आते हैं तो आपको 60% सब्सिडी मिलेगी 7.5 लाख की। क्या आप इस पे थोड़ा विस्तार से बताएंगी कि टैंक की क्लीनिंग की विधि क्या होती है, कितने दिनों में हमें साफ़ करते रहना चाहिए, और फिशेस की एक नेचुरल रिसाइकलिंग की क्या फीचर होती है? इसको साफ़ करने के लिए तो मैं बता दूं कि पहले तो ये ज़ीरो वाटर एक्सचेंज सिस्टम है। पानी को चेंज करने की आपको ज़रूरत ही नहीं है, लेकिन फिर भी कभी क्या होता है कि अगर फ्लॉक डेवलप नहीं हो पाता या कोई ऐसा कंडीशन आ गया कि आपका पानी बहुत गंदा हो गया, आपने जब पैरामीटर चेक किया आपका पानी बहुत गंदा है या वो पानी साफ़ नहीं है, या आपको लगता है कि अभी पानी चेंज कर देना चाहिए, तो आप सेंटर का एक आउटलेट है, इसमें आउटलेट को आप ओपन कर दीजिए। वो जितना जो नीचे जमा हुआ जो उसकी गंदगी होगी वो आउटलेट से बाहर निकल जाएगी। जितना आपने खाली किया है उसको फिर से इनलेट से भर लीजिए। ये इसका प्रोसेस है। जनरली इसमें मुझे लगता है 25 दिन से 1 महीना ही लगेगा। वाटर अगर एक्सचेंज करना है तो वैसे जनरली इसमें ज़रूरत नहीं पड़ती है वाटर एक्सचेंज करने की, पर अगर आप चाहो तो गंदा अगर आपको लगता है तो आप चेंज कर सकते हैं, बाकी ज़रूरत तो नहीं है। शुरू करते वक्त एक मिनिमम कॉस्ट क्या होती है एक सिस्टम को सेट करने की? 7.5 लाख ही होती है, क्योंकि उसका प्रोजेक्ट कॉस्ट ही 7.5 लाख है। उसमें सारा कॉस्ट इंक्लूड है, फीड का, सीट का सारा कॉस्ट उसमें इंक्लूड है 7.5 लाख। और कितने महीनों बाद किसान प्रॉफिट एक्सपेक्ट कर सकता है, और इसकी रेंज क्या होती है? जनरली इसमें आप 6 महीना कल्चर करेंगे, तो अगर आप 50 ग्राम का या 20 ग्राम का तिलापिया डालेंगे तो वो 6 महीने में कम से कम 500 ग्राम की हो जाएगी। तो अगर आपने इसमें 7000 मछली डाली है तो वो कम से कम उसमें से 3000 मछलियाँ, तो आप सर्वाइवल मान लीजिए आधी भी मर गई तो आपकी 3000 भी बच रही है। उसको भी अगर आप 500 ग्राम अचीव करेंगे तो कम से कम वो 4000 मछली के हिसाब से आपको 2,40,000 रुपये का मुनाफा होगा, जिसमें से अगर आप इनपुट माइनस करेंगे तो 1.5 लाख रुपये आप 6 महीने में कमा सकते हैं, गोठान की महिलाएं। लेकिन अगर कोई प्रोफेशनल फार्मर है वो इसमें 3 लाख तक कमा लेगा, क्योंकि इसमें क्या है कि अगर आपने न्यूली स्टार्टअप किया है तो थोड़ी सी आपको चीज़ों को समझने में दिक्कत हो जाती है, अगर आप आगे उसको कंटिन्यू करेंगे तो प्रॉफिट आप बढ़ाते जाएंगे धीरे धीरे करके। ये बहुत अच्छा लगा ये सब सुन के
क्योंकि इससे ये समझ आता है कि ज़रूरी नहीं है कि अगर आपके पास जगह की कमी हो या पानी की कमी हो, ये चीज़ें बाधा नहीं बनेंगी अगर आपके पास एक इनोवेटिव आइडिया है। स्वीटी जी, आप वाटर ट्रीटमेंट पैरामीटर के बारे में कुछ हमारे दर्शकों को बताएं। वाटर क्वालिटी पैरामीटर इसमें सबसे मेन तो होता है डिसॉल्व ऑक्सीजन, जिसको डीओ बोलते हैं। तो वो मेंटेन करना बहुत ज़रूरी होता है। तो उसका जो लेवल है वो 5 से 6 भी हो सकता है, 6 से 8 भी हो सकता है, लेकिन सबसे डिज़ायर तो होता है 6 से 8 होता है। तो 6 से 8 मेंटेन करना है। जैसे वो एरेटर डला हुआ है उसमें, तो एरेटर का क्वांटिटी आप उसके अकॉर्डिंग जो उसका प्रेशर है वो बढ़ा सकते हो। अगर कम है डीओ तो एरेटर आपको बढ़ा देना है। और डीओ चेक करने के लिए हमने एक दिया है, इनको किट दिया है, उससे वो लोग डीओ चेक कर लेते हैं। और तो टीडीएस है, क्योंकि टोटल डिसॉल्व सॉलिड इसमें बहुत मेन रोल प्ले करता है, क्योंकि फ्लॉक की जो डेंसिटी है वो हमको मेंटेन करनी है। तो टीडीएस कम से कम 300 से 600 मिलीग्राम पर लीटर के हिसाब से होना चाहिए। और थर्ड टेम्परेचर चेक करने के लिए भी हमने इनको किट दिया है। तो टेम्परेचर, क्योंकि ये ट्रॉपिकल एरिया है, तो 25 से 32 डिग्री सेंटीग्रेड तक चल जाएगा। अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो आप वाटर एक्सचेंज कर सकते हो या फिर उसमें और पानी डाल सकते हो। और तो एक एल्कलिनिटी है, वो भी उसकी जो लेवल है वो सॉल्ट के ऊपर डिपेंड करेगी। अगर एल्कलिनिटी ज़्यादा कम है तो सॉल्ट आप उस हिसाब से डालेंगे। और एक है ये नाइट्राइट और अमोनिया। तो अमोनिया का लेवल है वो 0.01 से नीचे ही होना चाहिए, क्योंकि इसमें अमोनिया का लेवल ज़्यादा बढ़ेगा तो फिशेस की टॉक्सिसिटी होकर मरने के चांसेस हैं। और यहाँ कितनी लागत हुई है बायोफ्लॉक फिश सेटअप करने में, और आप क्या मुनाफा एक्सपेक्ट कर रहे हैं? इसमें बनने के लिए, इसको पूरा सेटअप को अगर सेट करने के लिए बोलूँ विथ इनपुट, तो इसमें 7.5 लाख लगा है। और जिसमें से 50,000 इनपुट कॉस्ट है। अभी फीड का कॉस्ट उसमें इंक्लूडेड नहीं है, लेकिन 7.5 लाख इसका टोटल कॉस्ट है। इसमें से लगभग मुझे लगता है 2,40,000 रुपीज़ इसमें मुनाफा होने का चांस है, अगर 120 रुपये प्रति किलो के हिसाब से बेचेंगे तो। अब वो डिपेंड करता है कि मार्केट रेट कितना है तिलापिया का, उसके ऊपर उसका जो अर्निंग है वो डिपेंड करेगा। तो 1,40,000 रुपीज़ इसको लाभ होने का चांस है, अगर आप इनपुट कॉस्ट को आप माइनस करेंगे तो प्रॉफिट का। थैंक यू स्वीटी जी, हमें अपना वक्त देने के लिए। उम्मीद है दर्शकों को इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, और धमदा ब्लॉक में जो बायोफ्लॉक सिस्टम सेट हुआ है वो बाकी जगहों के लिए भी एक प्रेरणा स्रोत बनेगा। स्वीटी जी, आपको कैसा लग रहा है हमसे बात करके? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मेरे ब्लॉग में आके यहाँ पे आज हमारी महिलाओं से जानकारी ली गई, और चूँकि हमने इसको स्टार्ट किया है तो हमें और मोटिवेशन मिलेगा कि लोग इसको देख के और जानने की कोशिश करेंगे, और बायोफ्लॉक और डेवलप होगा। और साथ में मेरे ब्लॉग की एक अच्छी इमेज जाएगी लोगों के सामने कि मेरे ब्लॉग में इतना अच्छा काम हो रहा है। बहुत अच्छा लगा, धन्यवाद। हमने अभी तक जाना कि एक बायोफ्लॉक सिस्टम सेट करने में क्या क्या तकनीकी बारीकियों का ख्याल रखना ज़रूरी होता है। और अब हम बात करेंगे रेवती दीदी से, जो यहाँ श्री कृष्ण ग्राम संगठन की सदस्य हैं। रेवती दीदी, इससे पहले आप कहाँ काम करते थे? इससे पहले मैं वर्मी खाद बनाती थी यही गौठान पे, और गौठान में वर्मी खाद बनाते बनाते जो समय बचाता था तो वेस्ट होता था, यानी कि कुछ नहीं करती थी। लेकिन साथ ही साथ पता चला कि गौठान में बायोफ्लॉक शुरू हो रहा है, उसमें बताया जा रहा है मछलियों के बारे में, तो मैं उसमें ट्रेनिंग ली। उसके बाद ये काम देखकर सीखी, और ट्रेनिंग में बताया गया कि मछलियों को लाया जाता है, उसके बाद उनको कैसे डाला जाता है टंकियों में, बायोफ्लॉक्स में, उसमें फ्लॉक्स के लिए दवाई जो बनाते हैं उन सब के पाउडर को कैसे डालते हैं, कैसे बनाते हैं, जैसे कि कितने दिन में बन जाता है, इन सब के बारे में उनमें बताया गया था। टीडीएस चेक करना, मछलियों को दाना कैसे डालना है, कितने दिन में डालना है, इन सब के बारे में बताया गया। अब जैसे आपको वर्मी की भी जानकारी है और आप फिश फार्मिंग सीख रही हैं, तो नई नई चीज़ें सीख के आपको कैसा लगता है? कहते हैं ना कि कुछ जानने में अच्छा लगता है, तो छोटा जानने में कम लग रहा था, लेकिन सब कुछ जानने पे ऐसा लगा कि हाँ, मैं ये भी कर सकती हूँ और ये भी कर सकती हूँ। इन सब के बारे में जानने के बाद ऐसा लगा कि हाँ, मैं भी कर रही हूँ और सामने वाली दीदियों को भी बताती हूँ। आज हमने जाना धमदा ब्लॉक की स्वीटी जी और रेवती जी से बायोफ्लॉक फिश सिस्टम सेटअप करने की विधि के बारे में। उम्मीद है आपको इस वीडियो के बाद अपने गांव में बायोफ्लॉक सिस्टम सेट करने की काफ़ी सारी नई जानकारियां प्राप्त हुई होंगी। आज के लिए बस इतना ही।
किसान ऑफ इंडिया के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिया हुआ सब्सक्राइब बटन दबाएं और किसान ऑफ इंडिया से जुड़े सभी अपडेट्स को पाने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। जो है आपके आसपास, आपके शहर का खास, वो दिखाएगा आपको DNN 24, आपका अपना डिजिटल न्यूज नेटवर्क। तो फिर कीजिए लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो।